अपने जन्म के बाद से भारतीय सिनेमा ने एक शताब्दी से अधिक का सफ़र तय करके विश्व भर के लोगों का खूब मनोरंजन किया है। साथ ही इस माध्यम ने कभी समाज का आईना बनकर तो कभी समाज को आईना दिखाकर ज़रूरत के हिसाब से जन जागरण का काम भी बखूबी किया है। इसी सफ़रनामे को अलग अलग आयामों और पड़ावों के माध्यम से भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय संग्रहालय के माध्यम से जनता को दिखाने की है मुंबई में एक कोशिश। अगले आधे घंटे में हम लोग दिखाएंगे आपको इस संग्रहालय की कुछ झलकियां और दिखाएंगे कैसे सरकार ने दिया है फिल्म जगत के कार्यों को सम्मान। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह शोरान। ये मुंबई शहर है। देश के मनोरंजन की इस राजधानी ने इस शहर को वित्तीय राजधानी बनाने में अहम योगदान दिया है। मुंबई के सिनेमा ने भारत को विश्व के फलक पर एक अलग जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। ये साधारण सी दिखने वाली सरकारी इमारत अपने भीतर असाधारण कहानी समेटे है। भारतीय सिनेमा की एक सदी से भी अधिक समय का इतिहास इस इमारत में कैद है। इतिहास पहले कैमरे का और इतिहास कैमरे के आविष्कार से भी पहले का। इतिहास बोलती हंसती रुलाती फिल्मों का, इतिहास भावना प्रधान मूक फिल्मों का, इतिहास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सिनेमा का, इतिहास आने वाले भारत के भविष्य यानी बच्चों का। करीब 6 साल का वक्त लगा और इसमें करीब 156 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये। और इसके पहले भी इसकी प्लानिंग और बजटरी एलोकेशन और वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिनिस्ट्री लेवल पे हुई है। और ये म्यूज़ियम जो है सिनेमा का एकमात्र म्यूज़ियम है, इंडियन सिनेमा का देश का सबसे पहला म्यूज़ियम है। अब तक सिनेमा जो है आप स्क्रीन पे देख सकते थे, लेकिन भारतीय लोगों का सिनेमा के प्रति पैशन जो है, जो प्यार है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सिर्फ सिनेमा स्क्रीन पर देख के वो संतुष्ट नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि उससे जुड़े बाकी चीज़ें जो है वो देख। In a year. It was unbelievable in so many different languages. So this film industry needed a museum. Because look at the American film industry. They have so many museums in the United States.
The British film industry has a film museum. The French film industry has a film museum. We were the only ones who did not have a museum. Now we do. And I'm very, very delighted that we have a National Film Museum, and the Films Division premises have allowed space there. इस संग्रहालय में भारतीय सिनेमा को 9 वर्गों में विभाजित कर भारतीय इतिहास की उत्पत्ति, भारत में सिनेमा का आगमन, भारतीय मूक फिल्म, ध्वनि की शुरुआत, स्टूडियो युग, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव तथा क्षेत्रीय सिनेमा को दिखाया गया है। 5 मंजिला नए संग्रहालय भवन में 4 प्रदर्शनी हॉल हैं। प्री फाल्के का जो इतिहास है, दिल्ली दरबार हुए थे, 3 दफे दिल्ली दरबार हुए थे, उनका शूटिंग हुआ था हिंदुस्तान में, दिल्ली में हुआ था। वो भी हमने रखा है इतिहास। ये फाल्के के आने के पहले हुआ था। ये इतिहास काफ़ी हमारे ख़ास तौर से विद्यार्थियों को और इवन सिनेमा के प्रेमी हैं जो उनको पता नहीं है ये इतिहास। तो ये म्यूज़ियम की वजह से इतिहास जोड़ा सकता है। मेरे जो दिमाग में था वो विद्यार्थी पहले था कि युवान लोग जो आते हैं वहाँ, तो इतिहास से हम कुछ फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। फिल्मकार बनने के इसी जुनून को साथ लिए वो 1912 में फिल्म प्रोडक्शन में क्रैश कोर्स करने के लिए इंग्लैंड चले गए और हेपवर्थ के अधीन काम करना सीखा। इसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान से भारत को सिनेमा मई बना दिया। दादा साहेब फाल्के जो है वो करीब 1910 से लेके 1930 तक के पीरियड में साइलेंट फिल्में बनाते थे और 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो हम मानते हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी। और काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल फिल्म्स के ऊपर उन्होंने काम किया। उनके पास उनके पूरी तरह से उनकी फैमिली जो है उसमें जुटी हुई थी और उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेस, अपना पैसा, अपना सारा मेंटल एनर्जी जो है ये फिल्में बनाने में लगा दी और उनको उतना रिकग्निशन या उतना सक्सेस या उतना फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जो है उस के मिल नहीं पाए और इसलिए उन्होंने मतलब काफ़ी कठिन ऐसा अपना जीवन उस पीरियड में किया, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी उनका योगदान इतना बड़ा है कि हमने ये म्यूज़ियम कमेटी ने ये डिसाइड किया कि साइलेंट फिल्म्स के इसमें हमने दादा साहेब फाल्के की जो फिल्में हैं वो उसको काफ़ी महत्वपूर्ण जगह दी है और एक कंप्लीट गैलरी बनाई है छोटी सी, जिसमें दादा साहेब फाल्के का राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो थी उसका एक बड़ा सीन हमने मॉडल्स और स्टैचूज़ के ज़रिए डिस्प्ले किया। इस संग्रहालय में कैमरे के आविष्कार और मूक फिल्मों के बनने तक की कहानी के बाद
भारत में साल 1931 में बनी पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बनने की कहानी को भी दर्शाया गया है। सिर्फ बाहर वाले जो पुरानी बिल्डिंग है उसके पीछे जो एक लंबी सी दीवार पर उन्होंने पूरे भारत के सिनेमा का इतिहास हर साल के हिसाब से डाल दिया है। सिर्फ उस दीवार को ही देख लें तो मतलब उसको वॉल ऑफ सिनेमा मैंने कहा था उस समय कि ये वॉल ऑफ सिनेमा है, और वहाँ पूरे सिनेमा का एक झलक आप झटके में पा जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी काम किया है। इसके बाद का सबसे अहम पड़ाव था फिल्मों में महिला कलाकारों की आमद। 1913 में बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में नायिका की भूमिका को सालुंके नामक पुरुष कलाकार ने ही निभाया। नासिक के रहने वाले दादा साहब फाल्के ने साल 1913 में पहली मूक फिल्म का निर्माण किया। उस फिल्म में कलाकार जो भी थे, चाहे महिलाओं का रोल हो या पुरुषों का, वो सब पुरुष कलाकारों ने अदा किया। भारत की पहली महिला कलाकार जो कि शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी थी, वो थी कमलाबाई। ये दादा साहब फाल्के की अगली फिल्मों में आई। उसके पहले भी कुछ महिला कलाकारों ने फिल्मों में हिस्सेदारी की, अदाकारी की, लेकिन वो सब या तो एंग्लो इंडियन मूल की थी या फिर पूर्ण रूप से विदेशी। पहले जो वर्जित था और अच्छा नहीं माना जाता था सिनेमा में काम करना, थोड़ा अश्लील माना जाता था, थोड़ा माना जाता कि वो बिगड़ गए घर के लोग। अगर कोई लड़की जाए तब तो बहुत ज़्यादा, लड़का जाए तो भी माना जाता था कि बिगड़ गए। तो इस वजह से एक गलत अप्रोच था सिनेमा को लेकर के। शुरू में लड़कियां नहीं आती थी, शुरू में बाइयाँ आई, तवाइफें आई, या पारसी समाज की लड़कियां आई, कैथोलिक समाज की लड़कियां आई जो थोड़ी सी एडवांस मानी जाती थी। फिर बाद में धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम समाज की लड़कियां आई। पहले मुस्लिम समाज की ज़्यादा लड़कियां आई, फिर हिंदू समाज की लड़कियां आई। अब तो ऐसा हो गया कि किसी भी सभ्य शरीफ समाज की लड़कियां फिल्मों में काम कर रही हैं। अब ये रवैया बदल चुका है। इसके अलावा फिल्म के बनने और समृद्धि के विभिन्न आयामों को इस संग्रहालय में दिखाया गया है। प्रसिद्ध फिल्मकार पंकज पराशर मानते हैं कि इस म्यूजियम के माध्यम से लोगों को एक छत के नीचे सिनेमा के अस्तित्व में आने से आज तक के इतिहास की झलक मिल जाएगी। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी विशेषता है इसका पार्श्व संगीत। फिल्मों में पार्श्व संगीत सबसे पहले भारत में ही दिया। हिंदी फिल्मों ने एक बहुत बड़ी चीज़ दी है। हिंदी का मतलब, मेरा जब हिंदी बोलता हूँ तो आई ऑल्सो इंक्लूड साउथ, तमिल, तेलुगु, बंगाली, ऑल दैट, विच इज़ म्यूजिक, विच नो अदर इंडस्ट्री ऑन दिस प्लानट हैज़ डन दैट। अभी मैं आपको एक गाना गुनगुनाऊँ, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बैठे बैठे जीने का, आपको याद होगा, है ना। दिया जलाओ आपको पूछो तो आपको याद होगा। मैं 5000 गाने बोलूँगा, आपको सब याद होंगे। तो यू आर कैरिंग द इंडस्ट्री इन योर हेड, यू आर कैरिंग 5000 सॉन्ग्स इन योर हेड। ये किसी इंडस्ट्री ने नहीं किया है। महात्मा गांधी के 150 साल पूरे होने के अवसर पर संग्रहालय के एक भाग में महात्मा गांधी के सिनेमा से संबंध और गांधी जी का फिल्मों पर प्रभाव दिखाया गया है। ये दुर्लभ जानकारी हमें बताती है कि महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के सबसे अधिक फिल्मों में चित्रित व्यक्तित्व थे, जिन पर आज भी फिल्में बन रही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर बनी फिल्में और सिनेमा के उनके जीवन पर गहरे प्रभाव को दिखाया गया है। हरिश्चंद्र नाम के नाटक ने बाल्यकाल में मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला और गांधी के महात्मा बनने की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने का काम उसके बाद शुरू हुआ। राजा हरिश्चंद्र के नाम से ही हिंदुस्तान में 1913 में दादा साहब फाल्के ने पहली मूक फीचर फिल्म का निर्माण किया। जानकार मानते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में केवल एक फिल्म देखी थी, जो कि विजय भट्ट के निर्देशन में बनी राम राज्य थी, जिसे गांधी जी ने 1943 में 74 वर्ष की उम्र में देखा था। जानकारों का कहना है कि गांधी जी को फिल्में ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन
फिल्मों को गांधी जी बहुत ज़्यादा पसंद थे। महात्मा गांधी के जीवन पर हिंदुस्तान में सबसे अधिक फिल्में बनी हैं वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन पर और जिनके मूल्यों पर हिंदुस्तान में आज भी फिल्में बन रही हैं और वो सबसे ज़्यादा चित्रित किए गए व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं। Mahatma Gandhi, was among the most photographed personalities of all time, not just in India, all over the world. And certainly, he was more photographed than any single film star anywhere in the world. So the question does not even arise. So if you say, who was the biggest film star of the country, it was Mahatma Gandhi. उनके बारे में जो I have forgotten the name of the gentleman who made this wonderful film called The Mahatma. जितने डॉक्यूमेंट्रीज फुटेज जो था, न्यूज स्टील फुटेज जो था, तब से जब भी गांधी जी पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गए, उसके पहले से फ्रॉम 1919 से लेके until he passed away in 1948, जितना उसका उनके बारे में फिल्म थे ना, सारे उनको बना के साथ में there was a film made, 7 to 8 hour long film. Part of that, or maybe that film, is still there at Mani Bhavan. It was very beautiful if you really want to see how Gandhiji was. नए संग्रहालय की दूसरी मंजिल पर बाल फिल्म स्टूडियो भी है, जिसमें आगंतुकों को, खासकर बच्चों को फिल्म निर्माण के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला के बारे में जानकारी दी जाती है। जो है इसमें, इसके बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा म्यूजियम है करके। पिक्चर तो हम लोग देखते थे, सभी पिक्चर सभी इसमें, तो उसमें पिक्चर बनती थी, पिक्चर कैसे बनती थी, पिक्चर के पीछे क्या क्या होता था, कैसे वो व्हाट आर थिंग्स गो इनटू दैट, वो हमको मालूम ही नहीं था। इधर आने के बाद हमको मालूम पड़ा कि क्या क्या हो रहा है और पिक्चर कैसे बनती है, और ऐसे म्यूजियम जैसा चीज़ है। इंडियन फिल्म्स का जो है खजाना जो है वो इसमें जैसे लोगों को मालूम पड़े। यहाँ पे आने के बाद यू गेटिंग द द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ what Indian film production is, what Indian cinema is all about. सबसे ज़्यादा मूवीज़ हमारे इंडिया में बनती हैं, so why not? I think this place should be made a tourist place. It should be put on banners और इनको इंटरनेट पे ज़्यादा दिखाना चाहिए कि इधर आएँ और देखें. Not only Indians but other countries should know, because India has a soft power of Bollywood music, of हमारे राज कपूर जी का बहुत सारा सुना है मैंने रशिया में, क्योमेन जैसे जो छोटे छोटे जगहों में, एंड देयर इज मिथुन के जो हैं, दे शुड पुट अप ऑल दीज थिंग्स एंड मेक इंडिया दिस अ टूरिस्ट प्लेस. I liked it because they show how movies were made, how first movies were made, and how they are still growing. There's this camera, how they showed how to control it, how to use it, and they showed how it works. हॉल में कैमरा, शूटिंग और अभिनय से जुड़ी जानकारियां भी हैं। यहाँ आने वालों को भारतीय सिनेमा में फिल्मकारों द्वारा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की जानकारी मिलेगी। भारतीय सिनेमा में यहाँ देश भर की सिनेमा संस्कृति को दर्शाया गया है। It's important that we have a good film museum, a well-maintained film museum that will actually be, a record of some of the work that we have done over a long period of time. And it tells you the story and the history of the Indian cinema. Now that is what this film museum is supposed to do, and I think it is doing that. It probably needs more space, because at the moment that space is not quite enough. कुछ वहाँ का जो इक्विपमेंट है उस पर काम किया हुआ है हमने। एज स्टूडेंट्स हमको पुराना इक्विपमेंट देते थे काम करने के लिए, लर्निंग टेप और मैग्नेटिक टेप और वो जो कटर है, तो उस पर मैंने काम किया है। तो मेरे लिए तो मैं फ़ोटो खींच के मेरे क्लासमेट्स को भेज रहा था कि ये देखो यहाँ पे है। और अभी क्या है कि अभी लोग बोलते हैं कि मैं फिल्म मेकर हूँ। कोई यंग लोग मुझे मिलते हैं कि सर आई एम अ फिल्म मेकर। ऐसा हाँ, पर तुमने फिल्म देखी है या छुआ है? आपने ना फिल्म देखी है ना उसको छुआ है, और आप अपने आप को फिल्म मेकर बोल रहे हैं। आप तो डिजिटल पे काम कर रहे हैं। तो वो जो
फिल्म का मज़ा और उसको स्क्रैप करना और उस पर गम लगा के जोड़ना और वाइंड करना, वो सब उन्होंने ना किया है ना करेंगे। और ये कैमराज अभी कभी देखेंगे नहीं वो मिचेल्स और वो पुराने, और एक कैमरा जिसमें साउंड भी है और पिक्चर भी है, पुराना जो है एक में मैग्नेटिक वो भी है, तो बहुत कमाल की जगह है। संग्रहालय में एक मंजिल पर रचनात्मकता और भारतीय सिनेमा, यहाँ भारतीय फिल्मकारों द्वारा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की जानकारी मिलती है। रजत पटल पर फिल्मकारों के सिनेमाई प्रभाव को भी पेश किया गया है। तकनीक ने फिल्म के निर्माण को आसान बना दिया है। क्रोमा के माध्यम से स्पेशल इफेक्ट डालकर मुंबई के बंद कमरे में ही बैठकर सहारा के रेगिस्तान या कश्मीर की खूबसूरती को दिखाया जा सकता है। अभी पहले पुराना का शूटिंग में सब नदी से शूटिंग नदी जाने के, अभी सब क्रोमो में कर सकते। क्रोमो है तो ग्रीन मैट ब्लू मैट दो है उसमें, वो ग्रीन मैट में शूट करने है तो ग्रीन ड्रेसेस नहीं डालने के। जो अभी डबल एक्शन ट्रिपल एक्शन मूवी वो सब अभी ग्रीन मैट में शूट करते। जो भी फॉरेन लोकेशन में जाने के उधर सॉन्ग्स शूट करने हैं नहीं तो वो भी ग्रीन मैट में शूट कर सकते हैं अभी इधर। फिर जो भी बाइक रेस, स्पाइडरमैन, हॉलीवुड मूवीज़ वो सब ग्रीन मैट में शूट करते हैं। अभी हमारा बाहुबली, पद्मावती फिल्म्स वो सब वार फिल्म सब ग्रीन मैट में शूट करके। संग्रहालय की इस मंजिल पर उन कैमरों को रखा गया है जो अब डिजिटल युग में इतिहास हो गए हैं। यहाँ पुराने कैमरों के अलावा सत्यजीत रे और उसके बाद के कैमरों को रखकर इतिहास को भविष्य के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। मुझे ये भी नहीं पता था कि उस टाइम पे शूटिंग कैसे होता था, क्योंकि वो फिल्म जब हम देखते हैं ना तो वो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड होती है वैसा लगता है। तो उसकी पूरा उसमें जैसे फीमेल रोल भी मेल एक्टर्स ने किया है, क्योंकि तब जो सोशल टैबू या स्टिग्मा था और फीमेल्स ज़्यादा एक्ट नहीं करती थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं सिर्फ ऐसे ही मैंने देखा होगा पोस्टर वगैरह, पर कभी भी मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे इतना हिस्ट्री है। और पता अच्छा लगा मुझे ये जान के कि ये सब कहीं पे इतना स्क्रैच से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी जब अपने देखते तो बहुत ईजी लगता है सब, पर उस टाइम पे जैसे उनके सारे इक्विपमेंट्स हैं, कैमरा, लाइट्स, वो इतना हैवी है और इतना डिफ़िकल्ट टू कैरी, ऑपरेट। फिल्में भारत में भले ही पश्चिमी देशों के कुछ बरस बाद आई हों, लेकिन इस उद्योग को पनपने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। बहुत जल्दी ही फिल्म उद्योग ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और अलग अलग भाषाओं में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। आज ये फिल्म उद्योग विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से है और भारतीय फिल्मों को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में देखा जा रहा है और सराहा जा रहा है। उम्मीद है आने वाले वक्त में भी भारतीय फिल्में इसी तरीके से तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती रहेंगी और विश्व के लोगों का मनोरंजन करती रहेंगी। संग्रहालय की चौथी मंजिल पर मेकअप, केश सज्जा जैसे विषयों का जिक्र है, जिनसे फिल्म कलाकारों को अलग अलग किरदार निभाकर दर्शकों के मनोरंजन में मदद मिलती है। म्यूजियम में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आप जो अभी तक आपने सुना है, गूगल में पढ़ा है, यहाँ आपको लाइव देखने को मिलता है और आपको इंटरेक्टिव आप छू सकते हैं एंड इसको आपको एक्चुअली लाइव एक्सपीरियंस मिलता है, जबकि इट्स हैपनिंग विद यू, आपके साथ हो रहा है ऐसा और आप वहाँ प्रेजेंट हैं। वी हैव 4 floors. The first floor dedicated to Gandhi and Indian cinema, and the second floor is Children Film Studio. Third floor is technology, cinema technology, and the fourth floor is cinema across India. So it gives the total nostalgic experience of Indian cinema right from the origin, from the silent era, from the black and white to the latest digital technology, digital films. इस संग्रहालय में घूमने के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी सिनेमा के योगदान की सराहना की। महात्मा गांधी, इन द नेम ऑफ गांधी और सिनेमा, ये सबसे बढ़िया है
कारण क्या है, पुराना इतिहास, और हम गांधी जी को देश में हम सब लोग एक प्रेरणा स्तोत्र के रूप में देखते हैं। इसलिए उनका जीवन और सिनेमा के साथ उनका संबंध, बाद में उनके बारे में जो सिनेमा आया, इन सभी के बारे में यहाँ जानकारी है। मैं चाहता हूँ देश में विभिन्न इलाके से जो लोग मुंबई आते हैं वो लोग ज़रूर यहाँ आके ये म्यूज़ियम विज़िट करना चाहिए और थोड़ा समय यहाँ बिताकर सब पहलुओं के बारे में अध्ययन करना चाहिए। उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, बिकॉज सिनेमा is a religion. Cinema is an educator. Cinema is the powerful tool for social change. शताब्दी से अधिक समय का सफ़र तय कर चुका हिंदुस्तान का सिनेमा आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में सम्मान के साथ जाना जाता है। हर जगह इसके प्रशंसक मौजूद हैं और ये सिनेमा कई तरह की राजनीतिक और सामाजिक जनचेतना के साथ साथ लोगों के मनोरंजन का भी एक बड़ा साधन रहा है। उम्मीद है आने वाले वक्त में ये और भी नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी विनोद और रियासत अली के साथ दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।